दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीके मोरी 1972। आज मैं आपके लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है पंचायती राज। जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होती है, उस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को ग्राम स्तर पर और पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है ग्राम। तो आज अपन ग्राम पंचायत के बारे में जो है वो विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैं पंचायती राज से रिलेटेड पूरी जो सूचना है, पूरी जो जानकारी है वो आपको विस्तृत रूप से इसके अंदर प्रदान करूंगा। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो आधुनिक समय में स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को, स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए और काफी कदम उठाए हैं, जिनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं इसके ऐतिहासिक संदर्भ की। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे देश में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। सबसे पहले अथर्ववेद में पंचायतों का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है। और वैदिक काल में सबसे पहले अथर्ववेद में जो है और पंचायतों का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में ग्रामणी इस शब्द का उल्लेख किया गया है, जो उस समय गांव का मुखिया होता था। इसके बाद में आते हैं बुद्ध काल में शासन की जो इकाई होती थी वो गांव होता था और उसका मुखिया जो होता था वो ग्राम योजक होता था। ग्राम योजक। बुद्ध काल में ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्राम योजक के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद में मौर्य काल में इसको ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक। मौर्य काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में चोल शासकों का विशेष योगदान रहा है। चोल शासकों ने दक्षिण भारत में और पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अपन बात करते हैं मुगल काल। देखिए, मुगल काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो गांव ही होता था। उसका मुखिया जो होता था वो मुकद्दम या चौधरी। मुगल काल में गांव का जो मुखिया होता था उसको मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद में आधुनिक जो भारत है, ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले 1882 में हुआ था। 1882 ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का सबसे पहले प्रारंभ 1882 में हुआ था। और ये उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जो देश का सबसे बड़ा सांड था, हालांकि आदमी अच्छा था, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा सांड था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में सबसे पहले 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले जो वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, मतलब कानून बना करके और स्थानीय संस्थाओं की स्थापना करने का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था
1919 के एक्ट द्वारा, याद रखना अच्छी तरह, ब्रिटिश शासन काल में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। और आधुनिक भारत में, मतलब आजादी के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को यानी पंचायती राज को संवैधानिक जो मान्यता प्रदान की गई थी वो की गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आधुनिक भारत में, मतलब आजादी के पश्चात भारत में पंचायती राज को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी वो सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा की गई थी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। पंचायती राज का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करने का कार्य करेगा और उनको शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। तो इसी अनुच्छेद 40 के तहत और बाद में सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था और पंचायती राज संस्थाओं को हमारे देश में पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यानी आज पंचायती राज की जो भी संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। मैं आपको पंचायती राज से रिलेटेड जो है हर डिटेल बता रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखते रहिए और ये टॉपिक बिल्कुल आपका मैं क्लियर कर दूंगा। तो अपन बात कर रहे थे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अपने देश में पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन इससे पहले भारत में सबसे पहले और इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा कदम उठाते हुए और जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी। नवंबर 1957, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और नवंबर 1957 में इस आयोग ने, इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी। इस आयोग का गठन किया गया था सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था, उस कार्यक्रम के बारे में मूल्यांकन करने के लिए। तो मेहता अध्ययन दल यानी बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में जो अपनी रिपोर्ट प्रदान की थी, उस रिपोर्ट में उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किए जाने की सिफारिश की थी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या थी? इसमें यह कहा गया था कि ग्राम जो स्तर है उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, खंड या विकास स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की, खंड या विकास स्तर पर पंचायत समिति की और जिला स्तर पर जिला परिषद नामक संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। तो इन तीनों संस्थाओं को कंबाइंड अपन क्या बोलते हैं? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज की
त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन या श्री गणेश जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो भारत में राजस्थान पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश जो था वो दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और कई समितियां यानी अध्ययन दल गठित किए गए थे। तो मैं आपको महत्वपूर्ण जो समितियां या अध्ययन दल है उनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले 1963 में के संथानम की अध्यक्षता में और एक वित्त पर अध्ययन करने के लिए समिति गठित की गई थी। उसके बाद में 1965 में के संथानम की अध्यक्षता में ही और पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचनों पर अध्ययन करने के लिए एक समिति जो है अध्ययन दल जो है वो गठित किया गया था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में किया गया था। ये तो आपको पता ही है कि केंद्र में 1977 में सत्ता परिवर्तन हो गया था और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी की अपने देश में सरकार बनी थी। तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा और पंचायती राज व्यवस्था में और क्या बदलाव हो सकते हैं, कैसे इसको सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इसके लिए और एक अध्ययन दल जो है वो गठित किया था। उसका नाम था अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित की गई थी। इस अशोक मेहता समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। आप अच्छी तरह ध्यान रखना। अशोक मेहता समिति ने 3 महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। क्या क्या थी? नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाया जाना चाहिए, यानी त्रिस्तरीय के बजाय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाया जाना चाहिए। दूसरी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको चुनाव चिन्ह के माध्यम से भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। ये सिफारिश जो है वो सबसे पहले अशोक मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में और 1958 में योजना आयोग के द्वारा एक और समिति गठित की गई थी जिस समिति का नाम था GV.K. राव। GV.K. राव, GV.K. राव समिति जो है योजना आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। इसके बाद में 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। LM सिंघवी 1986 में ML सिंघवी समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी। इसके बाद 1988 में थुगन समिति का गठन किया गया था। थुगन समिति, थुगन समिति का गठन 1988 में किया गया था। इसके बाद में और सबसे जो महत्वपूर्ण समिति गठित की गई थी वो थी 1988 में गाडगिल समिति। गाडगिल समिति, गाडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया था
और इस समिति ने दो महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। नंबर एक तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, नंबर 2 एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो है कदम उठाए गए थे और पहली बार 64वां संविधान संशोधन 1989 64वां संविधान संशोधन 1989 जो है उसको संसद में प्रस्तुत किया था, लेकिन वो किसी वजह से पारित नहीं उसका। इसके बाद में वीपी सिंह सरकार के द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए गए थे, लेकिन सफलता जो है वो किसको मिली? वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मिली थी। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा और 73वां संविधान संशोधन 1992 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित करवा करके और पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अब इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में इसमें से प्रश्न भी आए हुए हैं। आपको दो चीज याद रखनी है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ और पारित कब हुआ। ठीक है, तो पारित तो हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। तो इसी अधिनियम के तहत हमारे संविधान में और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243। अब इस 243 में अनुच्छेद 243 कैसे लेकर के और 243 अण तक के प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 243 कै से लेकर के अनुच्छेद 243 अण तक इसके अंदर शामिल किए गए। इस संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया था, नया भाग, और वो भाग कौन सा है? भाग 9। इस भाग 9 को किस नाम से जाना जाता है? पंचायतें। इस भाग 9 को पंचायतों के नाम से जाना जाता है। एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। वो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची। ठीक है, इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है जो पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं? वो विषय हैं 29। जिसे संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सूची के विषयों में से कौन कौन से विषय प्रदान किए जाएंगे, उन विषयों में से और 29 विषयों की सूची 11वीं अनुसूची के अंदर प्रदान की गई है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। अच्छी तरह याद रखना कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत और पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1994 के द्वारा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ये जो अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था, इस अनुच्छेद 243 में और पंचायती राज से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ग्राम सभा
ग्राम सभा जो है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 क। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 243 झ में किया गया है। अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 243 झ में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 ट इसके अंदर जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 ट में किया गया है। एक महत्वपूर्ण समिति होती है जिसको बोलते हैं जिला आयोजन समिति। इसका जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 243 6, अनुच्छेद 243 6 में जिला आयोजन समिति का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, उस अधिनियम के तहत पंचायती राज से रिलेटेड और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या प्रावधान जो है पंचायती राज अधिनियम 1994 में किए गए हैं, ये अपन अब विस्तार से समझेंगे। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्थानीय शासन जो है इस विषय का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में और राज्य सूची के अंतर्गत किया गया है। यानी स्थानीय स्वशासन जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। तो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड और कोई भी कानून बनाना है तो 73वें संविधान संशोधन के तहत वो अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं के बारे में और कानून बना करके और प्रावधान कर सकते हैं। ये स्थानीय जो संस्थाएं हैं ये ग्रामीण स्तर पर अलग हैं और शहरी स्तर पर अलग है, ये आपको पता ही है। तो ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन की व्यवस्थाएं होती हैं उन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो अपन पंचायती राज व्यवस्था के एक एक प्रावधान का अध्ययन अब करेंगे। सबसे पहले देखिए ग्राम सभा। ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 क में किया गया है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया था वो था अनुच्छेद 243। ठीक है, तो ये जितने भी प्रावधान हैं ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 243 में ही फिर और जो है खंड बना दिए गए हैं जो कैसे लेकर के अण तक हैं। अनुच्छेद 243 कैसे लेकर के 243 अण तक हैं और ये सारे प्रावधान उन उपखंडों में किए गए हैं, जबकि मूल रूप से ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 243 में उल्लेखित हैं। इनको आप अंग्रेजी में जो है अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा जो है ये स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है और ये ग्राम स्तर पर होती है। एक गांव या गांव का जो समूह होता है उस पर ये ग्राम सभा स्थित होती है। उस गांव या गांव के समूह के जितने भी वयस्क मतदाता होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ होता है वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठकें होती हैं।
अच्छी तरह याद रखना, ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठकें होती हैं और ग्राम सभा की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। कब? जब ग्राम सभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो विशेष बैठक बुलाने का आग्रह करें तो 30 दिन की अवधि में ग्राम सभा की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब अगला देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज की जो व्यवस्था है या राजस्थान में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो कैसी है? त्रिस्तरीय है, 3 टियर है, 3 स्तर हैं। और वो 3 स्तर कहां हैं वो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। देखिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ये 3 टियर जो है, 3 स्तर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में है या 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये स्थापित किए गए हैं, इनकी व्यवस्था की गई है। तो ग्राम स्तर पर तो जो पंचायती राज की संस्था है उसका नाम होता है ग्राम पंचायत, और जो खंड स्तर पर पंचायती राज की संस्था है उसका नाम होता है पंचायत समिति, और जो जिला स्तर पर पंचायती राज की संस्था होती है उसका नाम होता है जिला परिषद। अब आपको विशेष चीज क्या देखनी है कि खंड स्तर को ही अपन विकास स्तर भी बोलते हैं, खंड स्तर को ही अपन माध्यमिक स्तर भी बोलते हैं, खंड स्तर को ही अपन जो है तहसील स्तर भी बोल सकते हैं। तो ग्राम पंचायत जो होती है ये ग्राम स्तर पर होती है, एक गांव या गांव के समूह जो होता है उसके हेडक्वार्टर पर जो है ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित होता है। ठीक है, और खंड या तहसील हेडक्वार्टर पर जो है पंचायत समिति का ऑफिस होता है, और जिला हेडक्वार्टर पर जिला परिषद का ऑफिस होता है। तो राजस्थान में 33 जिले हैं तो जिला परिषदें भी कितनी हो जाएंगी? 33 जिला परिषदें हो जाएंगी। अब ग्राम पंचायत के लिए यह प्रावधान है कि 3000 तक की जनसंख्या के लिए 3000 तक की जनसंख्या के लिए इसके 9 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जनसंख्या बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वार्डों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और पंचायत समिति के लिए यह प्रावधान है कि 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड बनाए जा सकते हैं। फिर जिला परिषद के लिए यह प्रावधान है कि 4 लाख तक की जनसंख्या पर 17 वार्ड बनाए जा सकते हैं। 4 लाख तक की जनसंख्या अगर है तो 17 वार्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जो है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत में एक तो अध्यक्ष शामिल होता है, उपाध्यक्ष शामिल होता है और एक सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को बोलते हैं सरपंच और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप सरपंच। तो ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनती है? सरपंच, उप सरपंच और सदस्यों को बोलते हैं वार्ड पंच। तो इन तीनों से मिलकर के बनती है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब आता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? पंचायत समिति में एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सदस्य होते हैं। अच्छी तरह याद रखना, पंचायत समिति के अध्यक्ष को बोलते हैं प्रधान और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप प्रधान। ठीक है, तो प्रधान और उप प्रधान और सदस्य, इसमें जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं पदेन। अच्छी तरह याद रखना आप, पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित जिनका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, और एक होते हैं पदेन। पदेन वो सदस्य
जो किसी दूसरे पद के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो पंचायत समिति के भी सदस्य माने जाते हैं। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं कि उस पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, एक पंचायत समिति क्षेत्र में और जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, इन ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं, इन ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं वो भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। प्लस एक पंचायत समिति क्षेत्र में जितनी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वहां का एमएलए भी और एक पंचायत समिति का सदस्य होता है। अब बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद जिला हेडक्वार्टर पर होती है। तो जिला परिषद का गठन जो है वो किन से होता है? अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से और सदस्यों से। जिला परिषद के अध्यक्ष को बोलते हैं जिला प्रमुख, उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप जिला प्रमुख और सदस्य। अब सदस्य वो ही दो प्रकार के होते हैं। जैसे पंचायत समिति में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, वैसे जिला परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले होते हैं निर्वाचित, जिनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वो होते हैं निर्वाचित। इसके अलावा होते हैं पदेन। अब पदेन कौन से? एक जिले में और जितनी पंचायत समिति हैं, उन पंचायत समितियों के जो प्रधान होते हैं, एक तो वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। दूसरी बात, उस जिले में जितनी विधानसभा सीटें होती हैं, तो उतने ही एमएलए जो होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तीसरी बात, उस जिले में जितनी लोकसभा सीट है, उनके जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और चौथी बात, उस जिले से अगर कोई राज्यसभा का सदस्य चुना गया है तो वो भी जिला परिषद का सदस्य होता है। तो जिला परिषद में पदेन जो सदस्य होते हैं वो कितने हो गए? उस जिले में स्थित पंचायत समिति के प्रधान, उस जिले में स्थित एमएलए, उस जिले में स्थित लोकसभा के सदस्य, उस जिले में स्थित राज्यसभा के सदस्य, ये चारों पदेन सदस्य कहलाते हैं और ये भी जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है? चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों और चाहे जिला परिषद के सदस्य हों, इसमें जब पंचायत समिति की बैठक में और जिला परिषद की बैठक में किसी मुद्दे पर बहस होती है, तो बहस में तो निर्वाचित और पदेन दोनों प्रकार के सदस्यों को भाग लेने का और बहस करने का अधिकार होता है। लेकिन जब किसी विषय पर इन दोनों में अगर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस स्थिति में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, पदेन सदस्य जो है वो भाग नहीं ले सकते। ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब अपन बात करेंगे कार्यकाल। देखिए, पंचायती राज की जो ये तीनों संस्थाएं हैं, तीनों संस्थाओं का ही कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। पंचायती राज की तीनों संस्थाओं का ही कार्यकाल 5 वर्ष होता है और कार्यकाल पूरा होने से पहले 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर नए चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं। अगला देखिए, चुनाव। पंचायती राज की इन तीनों संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं यानी वार्ड पंच होते हैं, उनका चुनाव तो वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले जो वार्ड होते हैं, उन वार्डों के वयस्क मतदाताओं के द्वारा वार्ड पंचों का चुनाव किया जाता है। तो सदस्य तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जो अध्यक्ष होता है यानी सरपंच, उसका चुनाव भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और उसका चुनाव उस ग्राम पंचायत में स्थित सभी वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति।
देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो प्रधान और उप प्रधान होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिनको प्रधान और उप प्रधान कहा जाता है, उन दोनों का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसके बाद देखिए जिला परिषद, तो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और जो जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है जिसको जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख कहा जाता है, उन दोनों का चुनाव जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से और बहुमत के आधार पर किया जाता है। अगला देखिए आरक्षण। देखिए पंचायती राज की ये जो तीनों संस्थाएं हैं, तीनों ही संस्थाओं में एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है। फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकारें चाहें तो ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो राजस्थान में पंचायती राज की इन तीनों संस्थाओं में ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तीनों को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। तो महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो कुल सीटों का 1/3% आरक्षण दिया गया है, यानी 33% स्थान जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सदस्यों के साथ साथ पंचायती राज की इन तीनों संस्थाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि हर स्तर पर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उनके लिए भी रोटेशन से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला देखिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 टैग। देखिए जैसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग होता है केंद्र में, जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो है संपन्न कराता है, वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 243 टैग में एक राज्य निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने का कार्य करता है। केंद्र वाले चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जबकि पंचायती राज वाले राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 243 टैग में किया गया है। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायती राज के चुनाव शांतिपूर्ण और स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराना, ये इसका मुख्य जो है कार्य होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अच्छी तरह याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। यानी संसद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। और संसद की सिफारिश किस प्रकार से होती है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उसको आप विस्तार से अगर देखना चाहते हैं तो वो मैंने राजस्थान में न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट वाला जो टॉपिक है उसमें विस्तार से इसको समझाया, आप इसको वहां पर देख सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है और वो संसद की सिफारिश के आधार पर करता है। अगला देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद 243 अच्छी तरह याद रखना।
राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 ज के तहत किया जाता है। जैसे केंद्र में एक वित्त आयोग होता है और उसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। उसका प्रमुख कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य करों से प्राप्त आय का बंटवारा करना। उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 ज के तहत किया जाता है और इसका प्रमुख कार्य होता है राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य करों से प्राप्त आय का बंटवारा करना। राजस्थान वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे के गोयल। अगला देखिए, सदस्यों के लिए योग्यताएं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था के ये जो तीनों स्तर होते हैं, तीनों स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार और राज्यों के विधान मंडलों को प्रदान किया गया है। राज्य विधान मंडल कानून बना करके समय समय पर योग्यताएं निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अपने पहले वसुंधरा राज्य की सरकार थी तो उसने ये प्रावधान किया था कि भाई जो व्यक्ति शिक्षित है वो ही पंचायती राज के चुनाव लड़ सकता है। अब गहलोत सरकार आने के बाद में उस प्रावधान को वापस समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से शौचालय वाला कानून बना दिया गया है कि जिसके घर में जो है शौचालय होगा वही व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से राज्य विधान मंडल जो है वो कानून बना करके और सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने की योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। तो बेसिक जो योग्यताएं हैं वो क्या है, वो ये है कि पंचायती राज के इन तीनों स्तरों पर चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कम से कम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है इन संस्थाओं में कहीं पर भी चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, अपने राजस्थान के लिए नियम है कि उस व्यक्ति के 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। अगर 1995 से पहले उसके 2 से ज्यादा संतान रही हुई हैं तो 1995 के बाद उसके और संतान नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा पंचायती राज के इन तीनों स्तरों का एक व्यक्ति एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। तीनों में से किसी एक ही स्तर की संस्था के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इन तीनों में सदस्य होने के साथ साथ राज्य विधानसभा का या संसद का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। तो ये कुछ योग्यताएं जो है वो निर्धारित की गई है। अगला देखिए, त्याग पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र जो है ये किस प्रकार से दिया जाता है ये आपको चित्र दिमाग में रखना, चित्र ध्यान में रखना है। देखिए, ग्राम पंचायत, इसमें पहले बात करेंगे अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं तीनों ही हैं। अध्यक्ष यानी सरपंच, उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच और सदस्य यानी वार्ड पंच। तो तीनों ही अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? विकास अधिकारी को। विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो तो अपना त्याग पत्र देते हैं प्रधान को, यानी अपने अध्यक्ष को। ठीक है, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं पंचायत समिति के, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं यानी प्रधान और उप प्रधान होते हैं, वो अपना त्याग पत्र देते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष को। ठीक है, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष को देते हैं। अब बात करते हैं जिला परिषद। देखिए, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं जिला प्रमुख को। सदस्य अपना त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे संभागीय आयुक्त को। संभागीय
आयुक्त को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? संभागीय आयुक्त को देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चाहे वो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, चाहे पंचायत समिति के, चाहे जिला परिषद के, मतलब सरपंच और उप सरपंच, प्रधान और उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको कार्यकाल से पहले पद से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव संबंधित सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए नियम ये कि प्रथम 2 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। मतलब नई अगर संस्था का गठन हुआ है, अगर नई संस्था का गठन हुआ है तो शुरू के 2 साल जो है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जा सकता है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संबंधित जो पंचायती राज की संस्था है, इन संस्था के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बात क्या है कि पंचायती राज के इन स्तरों पर जो पदेन सदस्य होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो पदेन सदस्य जो होते हैं वो अविश्वास की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, वो मतदान नहीं कर सकते हैं। केवल निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उस संस्था के, उन्हीं को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। अगला देखिए, बैठकें। पंचायती राज के ये जो तीनों स्तर हैं, इन तीनों स्तर की बैठकें जो है वो कैसे कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुनो। देखिए, ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 15 दिन में एक बार होती है। अच्छी तरह याद रखना, ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिन में एक बार होती है? 15 दिन में एक बार होती है। फिर आते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति की बैठक जो होती है वो महीने में एक बार होती है। पंचायत समिति की बैठक 1 महीने में एक बार होती है। ये कब होती है? ये उस महीने का जो लास्ट गुरुवार आता है, उस लास्ट गुरुवार को होती है। फिर जिला परिषद की जो बैठक होती है वो 3 महीने से एक बार होती है। जिला परिषद की बैठक 3 महीने में एक बार होती है। इस प्रकार से इन तीनों संस्थाओं की बैठक होती है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो तीनों स्तर हैं, इन तीनों स्तर में जो सरकारी अधिकारी होते हैं, तीनों स्तरों पर जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको क्या क्या नाम से संबोधित किया जाता है? देखिए, ग्राम पंचायत का जो सरकारी अधिकारी होता है, मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है ग्राम सेवक, जिसको पदेन सचिव कहा जाता है। पंचायत समिति लेवल पर मुख्य जो प्रशासनिक होता है वो होता है बीडीओ, बीडीओ, बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, ये प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। और जिला परिषद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये तीनों संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक या पदेन सचिव, पंचायत समिति का बीडीओ और जिला परिषद का सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।